Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you geography, chapter number of this book, water in the atmosphere. Water in the atmosphere. We know very well. अपन ने पढ़ा था एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, गैसेज होते हैं, डस्ट होता है और वाटर रहता है. अपने एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर है. तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है इट्स हैविंग इन ए 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड फॉर्म्स में भी है वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में, लिक्विड में भी और गैसेस फॉर्म में भी है. तो वाटर कितना कितना अपने एटमॉस्फेयर में है वही सारा कुछ आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे. जो अपने एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो 0 to 4% है. 0 to 4% है. कहीं पे ये ज्यादा ओशंस वाले रीजन है वहां पर ये 4% के आसपास आ जाता है, और जहाँ पे ठीक ठाक सा एरिया है वहां पे 2%, और डेजर्ट वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे 0% वाटर होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है एयर की वो भी बढ़ेगी. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ेगी. आप विंटर सीजन में कपड़े सुखाते हैं, ड्राई करते हैं धूप में, तो टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि टेम्परेचर कम है, और गर्मी में आप सुखाते हो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाएगी. तो जो वाटर जो अपने एटमॉस्फेयर में है या अपनी एयर में है उसी को अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ध्यान रखना, अपन इस बात को गलत बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ये गलत है, वर्ड ही गलत है. तो ह्यूमिडिटी मतलब अपन थोड़ा, हाँ भाई ठीक है पानी होता होगा एटमॉस्फेयर में, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं. तो जो ह्यूमिडिटी मतलब है, पानी तो अपने एटमॉस्फेयर में है, तो एयर में जितना वाटर होता है उसी को अपन ह्यूमिडिटी कहते हैं. क्लियर? अब कितना है नहीं मालूम. दूसरा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि 1 क्यूबिक एयर के अंदर कितना वाटर है. तो ये यानी कि वाटर का जो वॉल्यूम है उस एयर में कितना है वो नंबर में अगर आ जाए, भाई 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, तो उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे. रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे जब परसेंटेज पता चल जाए कि भैया इस एयर में 1% वाटर है, इस एयर में 2% वाटर है, इस एयर में 3% वाटर है, उसी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे. क्लियर है? अब आते हैं सैचुरेटेड एयर. जब मैंने कहा हर एयर की कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, और उस एयर की कैपेसिटी पूरी हो चुकी, इससे ज्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, उसी को ही सैचुरेटेड एयर बोलेंगे. रेन के बाद में आप कपड़े सुखाओ नहीं सूखते, पसीने नहीं सूखते, तो वो वाली जो हवा है वो सैचुरेटेड एयर है. ठीक है, सैचुरेटेड एयर होने में उसको कितना टेम्परेचर लगा इसी को ही ड्यू पॉइंट्स बोलते हैं. सैचुरेटेड एयर तक पहुंचने में एयर को कितना टेम्परेचर लगा उसी को ही ड्यू पॉइंट बोलते हैं, या किस टेम्परेचर पे वो एयर जो है सैचुरेटेड हो गई उसी को ही ड्यू पॉइंट्स बोलते हैं. ठीक है, अपन जानते हैं वाटर का एवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और प्रिसिपिटेशन हो जाता है. प्रिसिपिटेशन का मतलब रेन नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ रेन नहीं है. प्रिसिपिटेशन का एक डेफिनेशन है, when we get the water in any form from the atmosphere that is known as precipitation. It would be a gaseous form, it would be a solid form, it would be a liquid form. तो solid form में तो हेल आ जाएगा, ओले जिसको बोलते हैं. गैसियस फॉर्म में फॉग आ जाएगा, मिस्ट आ जाएगा, और लिक्विड में आपका स्नो भी आ जाएगा, और लिक्विड में आपका रेन आ जाएगा. ठीक है, प्रिसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेन से नहीं, ये चीज समझ में आ गई. चलो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, जो भी कुछ चीजें हैं हल्की फुल्की सी. इन वेरीज फ्रॉम द 0 to 4%. एवोपरेशन, ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट से जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं. कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन होता है. वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी. इट इज एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली इन द डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके से इसको मेजर किया जाता है. जैसे actual amount of water vapor present in the atmosphere is known as absolute humidity. It is the weight of water vapor per unit volume of air and is expressed in terms of gram per cubic meter. कि 1 cubic meter में कितने ग्राम एयर. The availability of the air to hold the water depend entirely on its temperature. The absolute humidity differ from place to place and surface of the earth.
प्लेस टू प्लेस अलग अलग होगी, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे तो भी बदलती जाएगी। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर द कैपेसिटी ऑफ रिटेन मॉइस्चर इंक्रीज। जैसे टेम्परेचर चेंज होगा या टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉइस्चर को रिटेन गेन करने की, गेन होल्ड करने की कैपेसिटी उस एयर की बढ़ जाएगी। इट इज ग्रेटर ओवर द ओशियन एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट। तो सबसे ज्यादा जो एयर मिलेगी, एयर वाटर वेपर मिलेगा वो एयर के अंदर, वो ओशियंस पे सबसे ज्यादा मिलेगा, कॉन्टिनेंट में कम मिलेगा। द एयर कॉन्टेंट मॉइस्चर टू इट फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड टू बी सैचुरेशन। इट मीन द एयर एट द गिवन टेम्परेचर is incapable of holding any additional amount of moisture at that stage। इस स्टेज के बाद में एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं गेन कर पाएगी। ठीक है। The temperature at which saturation occur in a given sample of air is known as dew point। evaporation and condension जानते हैं, पानी का गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ने को evaporation कहते हैं। जब ऊपर जाके these water droplet convert cool and convert into a टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट एवोपोरेटिंग इज रेफर्ड टू एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब होता है एक ऐसी हीट जिसकी वजह से कोई भी चीज एवोपोरेट होना स्टार्ट हो जाए, उसी को उस टाइप की एनर्जी को लेटेंट हीट बोलते हैं। Increase in temperature increase water absorption and retention capacity of the given parcel of air। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस एयर की कैपेसिटी बढ़ जाती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस द सैचुरेटेड एयर टू अनसैचुरेटेड लेयर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वाटर वेपर इनटू द वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर से वाटर में ट्रांसफर हो जाए तो उसी को ही कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन की वजह से हीट का लॉस होता है। ठीक है। द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड फॉर्म इफ, देखो क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन कई बार क्या होता है, इफ डायरेक्टली कंडेंस इनटू सॉलिड फॉर्म इट इज नॉट एन सब्लिमेशन। पानी वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होता है, लेकिन कई बार वाटर वेपर से सीधा ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसी को अपन सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल टर्मिनेट हाइड्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियर। मैंने आपको किसी टॉपिक में बताया था, ये अपने एटमॉस्फेयर में 10 पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, तो कंडेंसेशन वाली जो एवोपरेशन वाली जो वाटर वेपर है, एवोपरेट जो हुई वाटर वेपर, वो इन्हीं न्यूक्लिया के आसपास में आके इकट्ठी हो जाती है, फिर बाद में ये ही क्लाउड्स का रूप ले लेते हैं। ध्यान रखना, तो ये उनकी बात करते हैं। तो ये न्यूक्लिया पार्टिकल ऑफ डस्ट स्मोक एंड सॉल्ट फ्रॉम द ओशन आर पर्टिकुलर गुड न्यूक्लिया बिकॉज दे ऑब्जर्व वाटर। कंडेंसेशन ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन द मॉइस्ट एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर। कंडेंसेशन भी इन्फ्लुएंस होता है एयर से, टेम्परेचर से, प्रेशर से, ह्यूमिडिटी से। कंडेंसेशन टेक प्लेस। कंडेंसेशन कब होगा? द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस टू द ड्यू पॉइंट। जब उस एयर का जो टेम्परेचर है वो घटने लग जाए, जब कंडेंसेशन होगा। ठीक है। दूसरा, व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस। वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ही कम होने लग जाए तो कंडेंसेशन होगा। यानी कंडेंसेशन कब होगा? जब उसको ठंडक मिलेगी। जैसे अपन हाइट पे जाते हैं, वाटर वेपर जो है वाटर वेपर कहा जाता है हाइट पे। मैंने क्या रखा, जैसे जैसे अपन हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो वो भाप ठंडी होके वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द कंडीशन इज द डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर। बता दिया मैंने, हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। नीचे आ जाते हैं ड्यू। अब ड्यू क्या होता है? ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड मिस्ट। ड्यू मैं समझा रहा हूं, ड्यू माउंटेन ड्यू नहीं है। जैसे आपने कभी सुबह से जल्दी अगर आप उठेंगे सितंबर अक्टूबर में, देखना आपके जब आप सुबह से मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो ग्रास के ऊपर टिन्नी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, टिन्नी, और वो लाइक ए मोती टाइप में वो चमकने लगती है। ठीक है। तो ये जो टिन्नी वाटर ड्रॉप चमकती दिखाई देती है, इन्हीं को ही ड्यू कहते हैं।
अब ले लेते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में क्या होता है, इसमें जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। जैसे आपके ये प्लांट्स स्पीसीज जो है ये उगे हुए हैं, रात का टेम्परेचर ऐसे होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 से नीचे चला जाए फ्रीजिंग। तो क्या होगा, जैसे इनकी कोई शाखाएं थी, स्टेम वगैरह थी, तो इन पे क्या होगा, स्टेम के अंदर पानी चलता है, स्टेम के अंदर पानी चलता है ना, जो प्लांट्स होते हैं वो पानी पीते हैं, आप नीचे से लेकर आते हैं। तो यह जो पानी है ठंडक की वजह से ये पानी जम जाएगा, जमने की वजह से अंदर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को ही फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट की वजह से फसलें जो है वो खराब हो जाती हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फ्रॉस्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं, वो पानी छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं फॉग और मिस्ट की। फॉग का मतलब होता है धुंध। आप फॉग और मिस्ट में से आप अंतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन अंतर नहीं कर पाता। फॉग और मिस्ट में छोटा सा अंतर होता है मिस्ट। फॉग तो आप जानते होंगे, सर्दियों में धुंध जिसे कहते हैं, सामने का नहीं दिखाई देता, वो तो होती है फॉग। और इसी फॉग में अगर पानी की जो परसेंटेज है, वाटर मॉइस्चर का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए तो वो मिस्ट में हो जाता है। तो आप कैसे पता लगाओगे, आपने कभी बाइक चला के देखो, फॉग में जाओगे तो आपके यहाँ पे कुछ अगर जमा हो जाए, इन पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी हो जाए तो समझ लेना वो मिस्ट थी। और वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठी नहीं होती तो आप उसको फॉग समझ लेना। समझ गए। अब अपन इसका रीडिंग सा लगा लेते हैं, कुछ टॉपिक्स बच गए तो वो इसमें से अपन लेते हैं। ड्यू, व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ध्यान से ना, ये मजबूत सॉलिड सरफेस होगा, उसी पे ही वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट होगी। अगर वो लिक्विड सरफेस है या गैसियस है या ऐसा ही है तो उस पर जमा नहीं होगी। Rather than nuclei in the air above the surface, such as stone, grass, blades, and plant leaves, it is known as dew. The ideal condition for its formation, मतलब अब ड्यू कैसे बनेगी, इसके लिए क्लियर तो स्काई होगा, काम एयर, शांत हवा होगी, हवा नहीं चलेगी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट, लंबी और ठंडी रातें होंगी। बिल्कुल स्काई नाइट, मतलब नाइट में देखो स्काई क्लियर और हवा बहुत कम चल रही हो, ठीक है, तो ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ले चुकी हो तो बनेगा। और इसमें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज नेसेसरी द ड्यू पॉइंट इज अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट। ड्यू पॉइंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जैसे 0 डिग्री होता है तो इससे अबाव, यानी 1 डिग्री पे भी बन सकती है, 2 डिग्री पे भी, 10 डिग्री पे भी। तो फ्रॉस्ट फॉर्म ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट पर बनेगा। The dew point is at or above the freezing point. The SX moisture is deposited in the form of minute ice crystal instead of water droplet. इसमें आइस के क्रिस्टल्स बनेंगे, वाटर ड्रॉपलेट नहीं बनेगी। The ideal condition for the formation of white frost are the same as those on the formation of the dew. बिल्कुल इसके लिए वही चाहिए, काम एयर चाहिए, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट चाहिए, है, और काम स्काई क्लियर और काम एयर हो ही गया, ठीक है। एक्सपेक्ट दैट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। फॉग ले लेते हैं। When the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor falls, all of a sudden condensation takes place within itself on fine dust particle. The fog is a cloud with its base at or very near to the cloud. जो फॉग होते हैं ये भी प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, लेकिन ये सरफेस के बहुत पास बनते हैं। Because of the fog and mist, the visibility become poor to zero. Visibility जो है बहुत कम होती है। इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर जहाँ होते हैं वहां पे इन फॉग के साथ में जब स्मोक मिल जाती है तो विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है। Such a condition when fog is mixed with smoke is known as smog. इसको स्मॉग बोलेंगे। The only difference between the mist and fog is the mist contain more moisture than the fog. तो मिस्ट में ज्यादा मॉइस्चर होता है, फॉग में कम मॉइस्चर होता है। In mist, each nuclei contains a thicker rays of moisture. Mist are frequent over mountain as the raising warm up the slope meeting a cold surface. अब ले लेते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स के बारे में आप जानते हैं, पानी जो है गर्म होके वाटर वेपर होके डस्ट पार्टिकल्स के साथ जो थे न्यूक्लिया वगैरह घूमते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, उनके साथ टच हो जाता है और एक क्लाउड्स का रूप ले लेता है। तो आज हम आपको बताएंगे क्लाउड्स भी, आप देखेंगे क्लाउड्स भी कई प्रकार के होते हैं। कई क्लाउड्स को एक क्लाउड्स इधर है, एक क्लाउड्स उधर है, बिल्कुल वाइटेस्ट वाइट क्लाउड्स होते हैं, कुछ डार्क क्लाउड्स होते हैं, कुछ
वाइटेस्ट वाइट बताया, कुछ ऐसे पंखों जैसे से होते हैं। तो ऐसे क्लाउड्स के बारे में अपन बात करेंगे। जो सबसे ज्यादा जो डार्क क्लाउड होगा वो ही रेन करेगा। तो क्लाउड्स इज ए मास ऑफ मिनट वाटर ड्रॉपलेट और टिनी क्रिस्टल ऑफ आइस फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन ए फ्री एयर एट ए कॉन्सिडरेबल एलिवेशन। तो जो क्लाउड्स होते हैं कुछ ट्रांसपेरेंस दिखाई देते हैं, कुछ अनट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। तो साइरस बोलते हैं कुछ क्लाउड्स को, किसी को क्यूमुलस बोलते हैं, क्यूमुलस, किसी को स्ट्रेटास बोलते हैं, किसी को निम्बस बोलते हैं। ये 4 टाइप्स के क्लाउड्स हैं, साइरस, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस। तो साइरस जो था ये 8,000 to 12,000 मीटर हाइट पर बनेगा। थिन एंड डिटेच क्लाउड हैविंग ए फेदरी अपीयरेंस, पंखों जैसे अलग अलग, ये अलग अलग घूमते रहते हैं, इनको आवारा बादल भी बोल देते हैं। दे आर ऑलवेज वाइट इन कलर। क्यूमुलस जो होते हैं ये 4,000 to 7,000 मीटर पर रहते हैं ये लोग, ठीक है। दे एग्जिट इन पैचेस एंड कैन बी सीन स्कैटर है, ये भी अलग अलग दिखाई देते हैं। दे हैव ए फ्लैट बेस। और कॉटन वूल के टाइम पे ये थोड़ा से दिखाई देते हैं। स्टेटस जो होते हैं, नेम इम्प्लाइज देयर आर लेयर्ड क्लाउड कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई। लेयर्ड क्लाउड्स होते हैं ये, और यह स्काई में लार्ज पोर्शन के रूप में दिखाई देते हैं। These clouds are generally formed either due to the loss of heat or mixing of air masses with different temperature. अब अपन बात करते हैं निम्बस। निम्बस जो होते हैं ब्लैक और डार्क ग्रे होते हैं। दे फॉर्म अ मिडल लेवल और वेरी नियर टू द सरफेस। ये थोड़ा से सरफेस के पास बनते हैं ऑन द अर्थ। दे आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रे ऑफ सन। ओपेक मतलब ये सन की रेज को अर्थ सरफेस तक नहीं आने देते हैं। समटाइम द क्लाउड्स आर सो लो एंड दे सेम टू टच द ग्राउंड। कई बार ये इतने नीचे होते हैं, इनको दिखाई देते हैं। कई बार आप हिल स्टेशन पे जाओ तो वहां पे आप इनको टच कर सकते हो। आप जैसे आप भैर रोड में रहते हैं, भैर रोड में तो कभी क्लाउड इतने नीचे नहीं आएंगे अपन इनको टच कर पाए। टच करने के लिए अपन माउंटेन पे जाना पड़ेगा। निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासेस ऑफ द थिक वेपर। शेपलेस, इनकी शेप नहीं होती है, डिफरेंट शेप्स के ये होते हैं। Combination of these 4 basic type can give rise to the following types of cloud. High clouds, high clouds में साइरस, साइट्रोस्ट्रेटस हो गया, साइरोक्यूमुलस हो गया। मिडिल क्लाउड में ये काफी सारे नेम्स दे रखे हैं, ये होते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रिसिपिटेशन की। प्रिसिपिटेशन, द प्रोसेस। प्रिसिपिटेशन मैंने आपको बता ही दिया, प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, तो आप वो लिख लेना। The process of continuous condensation in free air help the condensed particle to grow in size. The process of continuous condensation in free air help the condensed particle to grow in size. मैंने कहा वाटर वेपर जो है वो हीट होके पानी ऊपर जाता है, ठंडा होने के बाद में टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है। ये टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट बहुत सारी बन जाती हैं। फिर ये टिन्नी वाटर ड्रॉपलेट बड़ी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती जाती हैं, ठीक है, और बड़ी होती चली जाती हैं। फिर एक क्लाउड की कैपेसिटी होती है टू होल्ड द वाटर। जब उस क्लाउड की कैपेसिटी खत्म हो जाती है इतना पानी को होल्ड करने की, तब वो अपना ढक्कन खोल देता है और रेन हो जाती है। समझ गए? आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल रेन। क्या होता है, जैसे क्लाउड पता चल जाता है, साइंटिस्ट देख लेते हैं कि हाँ भाई इन क्लाउड्स के पास में वाटर है, लेकिन वो यहाँ कर नहीं रहे। कई बार जैसे डस्ट वगैरह हो जाती है, तो डस्ट होने की, उस डस्ट को क्लियर करने के लिए ये मोस्टली होता है दिवाली के बाद में। तो वहां पे क्या होता है, उस रेन को करने के लिए वो क्या करते हैं, इन क्लाउड्स के ऊपर कुछ केमिकल डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है और वो वाले जो क्लाउड्स हैं वो रेन कर देते हैं, ठीक है। इसी को आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। तो जो होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो आर्टिफिशियल तरीके से खत्म कर दी जाती है, उसी को ही ये कहते हैं, ठीक है। When the resistance of the air fall to hold them against the force of gravity, they fall to the earth surface. और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और वाटर जो अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी इनको खींचती है। So the after the condensation of water vapor, the release of moisture is known as precipitation. This may take place in liquid or solid form. दोनों ही फॉर्म्स में ये हो सकता है। The precipitation in the form, they may take place in the precipitation in the form of water is called rainfall. When the temperature is lower than 0 degree, precipitation take place in the form of fine flakes of snow and is called snowfall.
मॉइस्चर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द हेक्सागन क्रिस्टल, हेक्सागन क्रिस्टल में बन जाते हैं। लेकिन आप कहोगे सर हेक्सागन होना जिसकी 8 साइड होती है, इस टाइप के बनते हैं ये। लेकिन आप कहोगे सर ये आते हैं तो गोल गोल होते हैं। जैसे क्या एटमॉस्फेयर से जब आते हैं ये, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये राउंडेड शेप में हो जाते हैं। दिस क्रिस्टल फॉर्म फ्लेक ऑफ स्नो बिसाइड रेन एंड स्नो। अदर forms of precipitation are sleet and hail, though the latter are limited in occurrence and the sporadic in both time and speed. अब sleet क्या होता है? Is a frozen raindrop and refrozen melted snow water. जब melted water जैसे जम्मू कश्मीर साइड में ये ज्यादा होता है, इसमें स्नोफॉल टाइप में जो रेन होती है उसमें इसमें थोड़ा सा वाटर साथ में आता है। When a layer of air with the temperature above freezing point overlies a sub-freezing layer near the ground, precipitation take place in the form of sleet, raindrop, which leave the warmer air and counter the colder air below. इसमें क्या तो वार्मर एयर और ठंडी हवा का भी सिस्टम रहता है। एक चीज साइंटिस्ट इतना कुछ पता लगा पाए, लेकिन साइंटिस्ट फिर भी 100% नहीं पर लगा पाए कि रेन होने का कारण क्या, जैसे स्टॉर्म्स किस वजह से आते हैं। ये हमें अलग पर पता चला कि ऐसा होता है, लेकिन हर बार ही ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये देखा गया है कि वार्म एयर और कोल्ड वेव्स भी जब आती हैं तो भी कई बार जो रेन है वो हो जाती है। जब आपको लगे कि आज दिन बहुत ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर से ज्यादा गर्मी लगे, तो आप समझ जाना कि रेन आने वाली। रेन का मतलब ये नहीं कि आपके पर्टिकुलर रीजन को ही वाटर मिलेगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके सराउंडिंग एरियाज में भी रेन हो जाए, लेकिन आपको फायदा जरूर होगा क्योंकि उसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो तो मिलेगी, आपको राहत तो देगी। रेन ड्रॉप विच लीव द वार्मर एयर एंड काउंटर द कोल्डर एयर बिलो, एज ए रिजल्ट दे सॉलिडिफाई एंड रीच द ग्राउंड एज स्मॉल पिलेट्स ऑफ आइस नॉट बिगर देन द रेन ड्रॉप फ्रॉम विच दे आर फॉर्म। Sometimes drops of rains after being released by the cloud become solidified into small rounded solid piece of ice and which reach the surface are called hailstone. कई बार ये जो राउंडेड शेप में मिलकर आ जाते हैं अर्थ के ऊपर सॉलिड फॉर्म में, तो उसको अपन हेलस्टोन्स कहते हैं, ओले होते हैं। These are formed by the rain water passing through the colder air. ये क्या होता है, जब रेन वाटर जो है कोल्डर लेयर्स में से गुजरता है तब ये ऐसा होता है। Hailstone had several concentric layer of ice one over the other. अब ले लेते हैं टाइप ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल अभी अपने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ा था, अब रेन जो होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे क्या होता है, एक तो रेन होती है मानसून वाली रेन होती है, एक रेन ऐसी होती है जो तूफान के साथ में आती है, और एक रेन ऐसी होती है जो कोस्टल रीजन में होती है। कोस्टल रीजन में लैंड टू सी और सी टू लैंड की वजह से वहां पे रेंज जो है अप्रोक्सीमेट 365 जैसे डेज होते हैं, तो इनमें मोर देन 300 डेज जो है वो रेन के होते हैं। तो वहां पे एक अलग प्रकार की रेन होती है, तो इनको अलग अलग तरीकों से पहचान दिया। On the basis of origin, rainfall may be classified into 3 main types: the conventional, orographic or relief, and the cyclonic or frontal. Conventional rain. The air on being heated come lights and raise up in convection current. जब एयर है वो गर्म होगी, become light, हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, हल्की होती है, and rise up in convectional current. बताया था कन्वेक्शन, एडवेक्शन, और दूसरा था, सारे नाम याद रखना, 3 नहीं थे। राइज एंड एक्सपेंड एंड लॉस हीट एंड कंसिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक प्लेस एंड क्यूमुलस क्लाउड्स आर फॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग। हैवी रेनफॉल टेक प्लेस बट दिस डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये लंबे टाइम तक नहीं चलती है। Such rain is common in the summer or in the hotter part of the day. It is very common in the equatorial region and interior part of the continent, partially in the northern hemisphere. कन्वेंशनल रेन के बारे में बात कर रहे हैं। हवा गर्म होती है, ऊपर जाती है, ठंडा होता है और वो रेन हो जाती है। ये सब जगह नहीं होती है। ये ठंडर भी और लाइटनिंग, और मतलब कि कई बार बिजली भी चमकती है, तूफान टाइप में भी लगता है, रेन है, हेवी रेनफॉल टाइप आती है, लेकिन लंबा नहीं चलती है। ये समर में होती है जब ज्यादा गर्मी होती है। आपने कभी सुना होगा प्री मानसून की रेंज, प्री मानसून की यानी कि मई के आसपास में, अप्रैल के लास्ट मंथ में और मई के मिड मंथ में ये होती है।
इट इज कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में ये कॉमन होती है। एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में भी होती है ये। ओरोग्राफिक रेन व्हेन द सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर कौन सी होती है, जब एयर एक फुल कैपेसिटी में मॉइस्चर को होल्ड करती है, उसको सैचुरेटेड एयर कहते हैं। मास कम अक्रॉस ए माउंटेन, इट फोर्स टू एक्सटेंड एंड इट rise, it expands, the temperature fall and the moisture is condensed. The chief characteristic of the short of rain is that the windward slope receive greater rainfall after giving rise on the windward side. When these wind reaches the other slope, they distend. इसमें क्या होता है, ये क्लाउड्स यहाँ बना दूं क्या, ये माउंटेन रीजन में होती है इस टाइप में, यहाँ आएंगे बादल यहाँ टकराएंगे और इस रीजन को रेन कर देंगे। फिर ये क्लाउड ठंडे होके लाइटर होके आगे चले जाएंगे, इस रीजन में ये रेन नहीं करेंगे और ये आगे चले जाते हैं। ठीक है। When these wind reach the other slope, they distend, उतरने लगते हैं, and their temperature rise and their capacity to take is moisture increase and hence this leeward slope remain rainless and dry. ये शायद मैंने आपको एक बार पहले भी बताया होगा, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड में। जब विंडवर्ड साइड का मतलब होता है विंड फेसिंग जो साइड्स होती है, विंड फेसिंग साइड, जैसे ये हवा इधर से आई यहाँ टकराई तो ये विंड फेसिंग साइड होगी। ये साइड लीवर्ड साइड इज द ऑपोजिट साइड ऑफ विंडवर्ड साइड। यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड्स आएंगे यहाँ टकराएंगे, यहाँ पे रेन कर देंगे, ये क्लाउड्स फिर हल्के हो जाएंगे और ये आगे चले जाएंगे। इस रीजन में रेन नहीं करेंगे या वेरी लेस रेन होगी इस रीजन में, इसी को लीवर्ड साइड बोलते हैं। और इसी को ही दिस साइड इज ऑल्सो नोन एज रेन शेडो जोन। किसी बच्चे ने मेरे से डाउट क्लास में ये पूछा था, शायद आशुतोष था, तो लीवर्ड साइड आ जाएगा। This leeward slope remain rainless and dry. The area situated on the leeward side which get less rainfall is known as the rain shadow area. It is also known as the relief rain, cyclonic rain. You will already read about the extra tropical cyclone and cyclone. चैप्टर नंबर 10 तो अपने पढ़ाई नहीं। साइक्लोन रेन का मतलब होता है जो तूफान के साथ जो रेन होती है, स्टॉर्म्स के साथ जो रेन होती है उसको साइक्लोनिक रेन कहते हैं। अब आता है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल समझने के लिए आपको ये मैप समझना पड़ेगा पहले ना। अब आप समझना, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, उसकी वजह से आप इजीली, मैं आपको पहले वर्ल्ड का, ये तो अर्थ का हो गया, ये समझने की कोशिश करना। ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले आप ये ध्यान रख लें कि सबसे ज्यादा जो रेन होगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगी, इसके अलावा रेन नहीं होगी। इसके अलावा क्या होगा, सिर्फ स्नोफॉल होगा, इस रीजन में सिर्फ स्नोफॉल होगा, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा। तो ये हो गया 23.5 नॉर्थ, तो ये 23.5 साउथ, ये चीज ध्यान रख लो। फिर भी हम, अब जैसे इंडिया है, इंडिया लेह लद्दाख वाला रीजन है, इंडिया का एरिया कितने तक है, 37.6। नॉर्दर्न एक्सटेंड ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है इंडिया का, 37.6, याद है क्या, भूल गए, तो 37। तो फिर भी अपन इसको 40 डिग्री के आसपास तक के एरिया को रेन का मान लेते हैं, इसके अलावा रेन नहीं होती है, ध्यान रख लेना। 40 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री साउथ, क्लियर हो गया। पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो। किसी बार इसी रीजन में रेन होगी, इसके अलावा रीजन में, तो सर इस रीजन में तो डेजर्ट भी आता है, तो डेजर्ट में तो रेन नहीं होती है। मैंने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, याद है, तो उसको आप एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना। तो पहले तो आप ये ध्यान रखो पानी की रेन किस रीजन में होती है, हो गया। दूसरा, अब बात करते हैं विंडवर्ड साइड। अगर वो एरिया पड़ता है विंडवर्ड साइड में तो रेन होगी, उस रीजन को मिलेगी। मेघालय में सबसे ज्यादा रेन होती है, मासिनराम एक जगह है, वेटेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेन मासिनराम में होती है, मेघालय में सिचुएटेड है। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा रेन होती है। और उससे कुछ किलोमीटर दूर ही एक ऐसा प्लेस है, वहां पे रेन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज दैट एरिया सिचुएटेड इन द लीवर्ड साइड। मेघालय में जो रेन होती है वहां पे गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 माउंटेन ऐसे हैं, इस टाइप से बनते हैं, मतलब वो इस टाइप से बने हुए हैं कि उनमें क्लाउड्स आके ट्रैप हो जाता है,
और फिर वहीं पे ही वो रेन कर देता है, जा नहीं सकते। जैसे वो कैसे होंगे, पहाड़ वैसे हो सकते होंगे। देखो ये ऊंचा पहाड़, फिर इससे नीचे और फिर इससे नीचे, तो क्लाउड्स आ गए, तो ये क्लाउड्स यहाँ फंस गए, ऊपर नहीं जाने नहीं दे रहा, ये ट्रैप हो गए। तो तीनों डायरेक्शन हो गए होंगे, एक डायरेक्शन वो हो गई जहां से क्लाउड्स आया था, तो यहाँ पे ये ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेन नहीं होती। अब सुनो, तो ये ट्रैप हो गया, तो इस रीजन में इन्होंने रेन कर दी। अब ये वाला जो एरिया है ये रह गया रेन शेडो जोन में आ गया, यानी कि यहाँ पे अब रेन नहीं होगी, लीवर्ड साइड वाला एरिया आ गया। तो कहाँ वर्ड में कहाँ रेन होती है, तो 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ आ जाएगा, विंडवर्ड साइड में होना चाहिए। तो कोस्टल रीजन अगर है, जैसे मुंबई है, बहुत पानी आता है, बाढ़ आ जाती है, मुंबई है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु आ गया, उड़ीसा वगैरह आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, यहाँ पे रेन सबसे ज्यादा होगी, कोस्टल एरिया, वहीं से पानी लेते हैं और वहीं पे ही खाली कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, उस रेन के उस जगह पर या तो कोई रिजर्व एरिया हो, कोई नदी हो, तो वहां पे भी रेनफॉल ज्यादा होता है। समझ, ये मैंने आपको छोटी सी हिंट बताई है, इसी तरह से आप कंसीडर कर लेना और रेन का पता चल जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। Different place on the earth surface receive different amount of rainfall in a year and that the two in different season. Different region में एरिया में अलग अलग रेन होती है और डिफरेंट सीजन में। अब डिफरेंट सीजन की मैं आपको बात करता हूँ। क्लाइमेट चैप्टर कई बच्चों ने पढ़ लिया था, अब तो तुम्हारे सिलेबस से हट गया है, तो उस क्लाइमेट चैप्टर की यहाँ जरूरत आ गई थोड़ी सी, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको मिटा के दिखा देता हूँ, यहाँ मेरा बन जाएगा, ये इंडिया है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब हंसने की जरूरत नहीं, मेरा इंडिया ऐसे ही होता है जल्दबाजी में, अगर इंडिया बनाने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा। इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से रेन होती है, साउथ वेस्ट मानसून से रेन होती है, जो अफ्रीका के नीचे साउथ ईस्ट में एक आइलैंड ग्रुप है मेडागास्कर, वहां से हाई प्रेशर बनता है, वहां से क्लाउड इक्वेटर को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आते हैं और इस रीजन के अंदर रेन कर देते हैं। क्लियर? तो ये कब सीजन हो गया, जून जुलाई अगस्त वाला जो सीजन है, इसमें ये रेन होती है, तो समर सीजन में रेन होती है। ठीक है, तो अब तमिलनाडु जो रीजन है वो यहाँ आ गया। इस तमिलनाडु रीजन को रेन बहुत कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन होता है और ये पैरेलल ये चले जाते हैं, इस रीजन में रेन नहीं हो पाती है। ठीक है, अब एक दूसरा मानसून आता है, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, जो मेडिटेरियन सी अफ्रीका के ऊपर वाला जो एरिया है वहां ये जनरेट होता है और वहां से ये आता है ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होके आता है। तो ये क्या बहुत लंबा एरिया कवर करके लाता है, जिसकी वजह से इतना वाटर नहीं दे पाता ये इंडिया। एग्जाम्पल दूंगा, आपने कोई वाटर पानी का टैंकर देखा हो, जब वो भर के चले तो आप वहां पे बकेट भरो टैप खोल के, तो वो बकेट विद इन मिनट भर जाएगी, और जैसे ही वो बकेट टैंकर वाला 1-2 किलोमीटर जब चलेगा तो उसकी छोटी टैप खुला ही रखो तो पानी निकलता जाएगा धीरे धीरे, और जब तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा हो सकता है उसमें पानी खत्म हो जाए, या हो सकता है जब बकेट भरेंगे तो इट विल टेक मोर देन 1 मिनट, उसको फिल करने में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा। तो बिल्कुल वो का वो सिस्टम जो मेडिटेरियन सी से जब चलेगा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आएगा, तो बहुत सारा पानी वो इसी रीजन में दे देता है। हालांकि ये रीजन ड्राई रहते हैं। इंडिया में जब पहुंचता है तो यहाँ पे अरावली हिल्स हो गए, तो इस वजह से इस रीजन को पानी मिल जाता है। फिर ये कुछ तो यूं घूम जाता है और कुछ यूं चला जाता है। घूमने के बाद में ये अरेबियन सी से वाटर लेता है और इस वाले रीजन में रेन कर देता है। इसी तरीके से ये यहाँ से वाटर पिक करता है और तमिलनाडु रीजन को पानी दे देता है। तो तमिलनाडु रीजन को मेडिटेरियन सी, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, उसकी वजह से ज्यादा पानी मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट अमाउंट का पानी मिलता है। द कोस्टल एरिया in general we have proceed from the equator toward the pole, rainfall goes on decrease steadily। मैंने बता दिया, पोल्स इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल कम होता चला जाएगा। The coastal area of the world receive greater amount of rainfall than the interior। कोस्टल एरिया में ज्यादा पानी होगा, इंटीरियर में कम होगा। The rainfall is more over the ocean than on the land। सबसे ज्यादा पानी ओशियंस में होता है, कॉन्टिनेंट या लैंड पे कम होता है। Because of the being great source of water between latitude 35 to 40 north and south the equator, इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में 35 से लेकर 40 डिग्री तक पानी। रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड गोज ऑन डिक्रीज टुवर्ड द वेस्ट। अब समझो, ये तुमको मैं समझा देता हूँ। वर्ल्ड के जितने भी डेजर्ट हैं ध्यान दे लेना,
मोस्टली डेजर्ट आपके वेस्टर्न साइड में, ध्यान रखना वेस्टर्न साइड में सपोज करते हैं ये कॉन्टिनेंट्स है, क्या है ये कॉन्टिनेंट, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। बीच वाले जो एरिया हो गए यहाँ पर आपके ओशियंस है। अब क्या होता है, अर्थ अपनी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, जिसकी वजह से हवाएं आती है ईस्ट टू वेस्ट, ये तो समझ गया, ईस्ट टू वेस्ट हवाएं आती है, अर्थ अपनी ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट जाती है तो हवा आगे से आती हुई दिखाई देती है। अब जब हवा चलेगी, कार में बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं, हवा आगे से लगती है, तो ये जब चलेंगे तो इन ओशियन से पानी लेते हैं, यहाँ पे पानी रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ईस्टर्न साइड को पानी ज्यादा मिल जाता है, वेस्टर्न साइड तक पहुंचते हैं पानी खत्म। फिर ये हवाएं इससे वापस मॉइस्चर गेन करेगी, ईस्टर्न साइड में फिर रेन कर देगी, वेस्टर्न साइड तक पहुंचेगी तो पानी खत्म, समझ गए। तो वेस्टर्न साइड में पानी कम मिलेगा, ईस्टर्न साइड में पानी ज्यादा मिलेगा। Where mountain run parallel to the coast, the rain is greater on the coastal plain on the windward side and it decreases toward the leeward side। समझा दिए, 2-3 पॉइंट समझाए थे, आप इतना लिखते हैं सफिशिएंट है। On the basis of the total amount of annual precipitation, major precipitation regime of the world are identified as follow: the equatorial belt, जहाँ इक्वेटर के आसपास सबसे ज्यादा रेन होगी, विंडवर्ड स्लोप माउंटेन along the western coast in the cool temperate zone and the coastal area of the monsoon land receive heavy rainfall over 200 centimeter per annum. Interior continental area receive moderate rainfall varies from 100 to 200 centimeter per annum. The coastal area of the continent receive moderate amount of rainfall. The central part of the tropical land and eastern and interior part of the temperate land receive rainfall vary between इतना to इतना पर है। यानी कि अपन कोस्टल रीजन पे तो रेन ज्यादा होती है, जैसे जैसे अपन इंटीरियर की तरफ जाएंगे रेनफॉल कम होती चली जाएगी। एरिया लाइज इन द रेन शेडो जोन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड हाई लैटिट्यूड रिसीव वेरी लो रेनफॉल लेस देन 40 सेंटीमीटर पर एनम। Seasonal distribution of rainfall provide an important aspect to judge its effectiveness. In some regional rainfall is distributed evenly throughout the year, such as the equatorial belt in the western part of cool temperature region। तो बेटा ऐसे कुछ रीजन थे, अब समझा दिया मैंने, तो एक बार फिर से ले लेते हैं। सबसे ज्यादा रेनफॉल किस रीजन में होती है, तो कोस्टल रीजन में हो तो रेन सबसे ज्यादा होती है, 35 to 40 नॉर्थ में और 35 to 40 साउथ में, और जो एरिया है नॉर्थ टू साउथ इस रीजन में रेन ज्यादा होगी। विंडवर्ड साइड में रेन ज्यादा होगी, कोस्टल एरिया में रेन ज्यादा होगी। जैसे जैसे अपन इंटीरियर साइड में जाएंगे रेनफॉल कम होती चली जाएगी। और मोस्टली जो रेनफॉल है किसी भी कंट्री के ईस्टर्न साइड में ज्यादा होगी, वेस्टर्न साइड में कम होगी। तो मैंने आज आपको एक कंडेंसेशन बताया। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब बताया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। एक्चुअली आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, ह्यूमिडिटी तो आप समझ गए, ह्यूमिडिटी क्या होती है कि वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब एक दिक्कत आ गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में आप डिफरेंस कैसे पता करेंगे। तो एब्सोल्यूट रिलेटिव पहले आ रही है तो इसको आप कर देना पर ग्राम पर क्यूबिक मीटर में, और इसको अपन परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर सैचुरेटेड पॉइंट बताया मैंने क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में आने की बजाय डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चला जाता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। मैंने फिर आपको बताया ड्यू फ्रॉस्ट में, ड्यू में क्या होता है, काम एयर हो, स्काई क्लियर हो, और अबाउ फ्रीजिंग पॉइंट हो, टेम्परेचर अबाउ फ्रीजिंग पॉइंट हो, लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट्स हो तो आपको ड्यू होगा। और ये का ये सिचुएशन में सिर्फ चेंजेस क्या होगा, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर चला जाता है तब आपका फ्रॉस्ट हो जाएगा। फॉग और मिस्ट इट्स ए टाइप ऑफ ए क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। मिस्ट में ज्यादा मॉइस्चर होता है, फॉग में मॉइस्चर कम होता है, और जब इस फॉग में डस्ट पार्टिकल या स्मोक मिल जाती है तो वो स्मोक कहलाती है। इसमें क्या होता है, सन नहीं दिखाई देता, धुंधला सा टेम्परेचर दिखाई देता है। टेम्परेचर को सही करने के लिए इसमें रेन वगैरह करवा देते हैं। क्लाउड्स के बारे में पढ़ा, साइरस पढ़ा, क्यूमुलस पढ़ा, स्ट्रेटस और निम्बस जो थे, ये क्लाउड्स के बारे में पता है आपको कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के क्लाउड्स होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन बता दिया,
कन्वेंशनल रेन जो मोस्टली आपके कोस्टल रीजन्स में होती है, ओरोग्राफिक जो रेन्स होती हैं ये माउंटेनियस रीजन के अंदर होती है, और एक साइक्लोनिक रेन होती है। प्लेन्स में वाली जो है ये कन्वेंशनल रेन के अंदर ही आ जाएगी, जो कोस्टल आपके प्लेन्स में भी होती है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल मैंने बता दिया है। बेटा फिर भी कोई डाउट्स हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, सी यू सून, बाय।